Good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we have read about our first lesson in the last video, our constitution, why and how. And we have read about it completely. Now we will start our second lesson, rights in Indian constitution. At first, we will know about the introduction. First point is the Constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights. We have read about this statement in the previous chapter. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एक डॉक्यूमेंट होता है सेट्स लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की शक्तियों पर पाबंदी लगाता है एंड एंश्योर्स ए डेमोक्रेटिक सिस्टम और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को एंश्योर करता है इन विच ऑल पर्सन्स एंजॉय सर्टेन राइट्स जिसमें प्रत्येक आदमी अपने निश्चित अधिकारों को एंजॉय करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सरकार पर पाबंदियां लगाता है और एक ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाता है जिसमें प्रत्येक आदमी अपने अधिकारों का मजा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड जो है वो क्या करता है, लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड आल्सो मेंशन द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स। कि जो पार्ट थर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फंडामेंटल राइट्स की एक लिस्ट दी गई है। स्टार्टिंग में हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, उसके बाद एक फंडामेंटल राइट्स को इस लिस्ट से हटा दिया गया था और अब जो एट प्रेजेंट हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी चीज़ होती है हमारे लिए जो आदमी के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। और जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उनके साथ साथ राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज जो हैं वो भी जुड़ जाती हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ही ड्यूटीज़ को भी जोड़ा गया है, यानी कि लिमिट्स ऑन दीज राइट्स का मतलब क्या है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उस पर लिमिट्स का काम करती हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर एक लिमिट लगाती हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू वुड नो, आप ये बातें जान जाएंगे। कौन कौन सी बातें? व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिया में लिस्ट किए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की जो अलग अलग जो राइट्स दिए गए हैं, 6 राइट्स जो दिए गए हैं उनकी लिस्ट दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, और इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। व्हाट रोल द जुडिशरी हैज़ प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स। कि जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा वो किस तरह से इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से इनकी इंटरप्रेटिंग करता है, यानी कि इन अधिकारों की व्याख्या करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच क्या अंतर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तो बेहद ज़रूरी होते ही है, लेकिन इनके बारे में हमारी नॉलेज जो है वो भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिसको पता नहीं होगा तो वो इनका अच्छे से यूज ही नहीं कर सकता। तो अब सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ दीज राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये जो राइट्स दिए किए गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हमें जो मिले हुए हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे जीवन में। In 1982, during the construction work for Asian Games, the government engaged a few contractors. आप अपनी टेक्स्ट बुक से जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने इस टेक्स्ट बुक में पाएंगे
यानी कि जितना भी टेक्स्ट आप पढ़ोगे वीडियो देखने के बाद, ये सारे पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो हम फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ते हैं कि 1982 में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है एशियन गेम्स की तैयारी के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, कोई भी गवर्नमेंट जो भी काम करवाती है तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उस काम को पूरा करते हैं। तो एशियन गेम्स के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज कर लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयड मैनी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। उन्होंने पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लगा लिया, यानी कि जिनको अपने काम की पूरी नॉलेज नहीं थी, उन कंस्ट्रक्टर को लगा लिया। और उनको क्या किया, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिसाइड किए थे कि भाई आप कंस्ट्रक्टर के लिए ये वेजेस तो आपको देने ही हैं, यानी कि उनको इतना पैसा उनको देना है, तो उससे कम पैसे में उन्होंने वर्कर जो है वो लगा लिए। क्योंकि जिस वर्कर के अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो वो कम पैसे में काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसा ही कॉन्ट्रैक्टर ने किया। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जो पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे ना, उनको अपने लिए चुन लिया और उनको कम पैसे में उनसे काम लेना स्टार्ट कर दिया। थर्ड पॉइंट दिया गया है, ए टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। एक सोशल साइंटिस्ट की जो टीम थी उसने क्या किया, याचिका दायर कर दी, पिटीशन लगा दी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। एंड आर्ग्यूड द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उसके विरुद्ध क्या कर दिया, आर्ग्यू कर दिया। यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने के बारे में कहा। द कोर्ट एक्सेप्टेड दिस पलिया। जो कोर्ट है उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस पलिया को, मीन्स दलील को। एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट थाउजेंड ऑफ वर्कर्स गेट द प्रेस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क। गवर्नमेंट को ये बताया गया कि आप वर्कर्स को उतना ही पैसा देंगे जितने के लिए उनको प्रेस्क्राइब्ड किया गया था, यानी कि जितने पैसे के लिए उनको लगाया गया था उतना पैसा आप उनको दोगे। तो ये क्या था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बताया गया है कि अगर हमारे पास ऐसे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो क्या होता, लोग ऐसे ही एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते, एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करते चले जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनकी जो वेजेस थे वो पूरे के पूरे दिलवा दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मचाल लालुम। मचाल लालुम 23 ईयर्स ओल्ड है व्हेन ही वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज। और यहाँ पर क्या होता है, मचाल लालुम जो था वह 23 साल का था जब उसको अरेस्ट किया जाता है। और किसके लिए अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसने जो ग्रीवियस इंजरीज थी वो की थी, यानी कि गंभीर चोट के केस में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ही वॉज फाउंड मेंटली अनस्टेबल एंड वॉज सेंट टू मेंटल हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट। उसको मेंटली अनस्टेबल पाया जाता है और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है इलाज करने के लिए। मतलब जो मचाल लालुम था उसको पागल मान लिया जाता है और उसको कहाँ भेज दिया जाता है, मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। मचाल वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली। मचाल का जो ट्रीट किया गया था, इलाज किया गया था, वो सफल रहा था। एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटीज इन 1967। और जेल अथॉरिटीज ने
क्या किया था, जेल अथॉरिटीज के पास डॉक्टर ने 2 बार रिटर्न फॉर्म में भेजा था, एक तो 1967 में और एक 1966 में, कि मचाल जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखो जब वो अरेस्ट किया गया था उसकी एज 23 ईयर्स थी और उसको पागल मान लिया गया, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल वालों ने उसका इलाज अच्छे से किया और वो ठीक हो गया। और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ के पास लेटर भेजा कि भाई मचाल जो है वो पूरी तरह से ठीक ठीक है और फिट फॉर ट्रायल, यानी कि वो केस की सुनवाई के लिए बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक बार तो 1967 में लिख करके भेजा, फिर 1996 में भेजा, लेकिन किसी का कोई भी ध्यान उसकी तरफ ही नहीं होता है। मचाल लालुंग रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी। मचाल लालुंग को क्या किया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाता है, यानी कि हवालात में ही रखा जाता है। मचाल लालुंग वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2005। मीन कहने का, जब पहले डॉक्टर्स ने उसको ठीक करने के बाद ही 1967 में जब लेटर भेजा था और उसके बाद भी 2005 में उसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया, तब तक उसको जुडिशियल कस्टडी में ही रखा गया। ही वॉज 77 देन एंड स्पेंट 54 ईयर्स अंडर कस्टडी, यानी कि 23 की एज में वो जेल गया था और 77 की एज में वो वापस ही आता है। कुल मिलाकर के 54 ईयर्स जो है वो अंडर कस्टडी रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ही वॉज फ्रीड व्हेन ए टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवेंट आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स इन द स्टेट। उसको फ्री तब किया गया था जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा एक टीम अपॉइंट की गई थी और उसने इंस्पेक्शन किया था, उसने छानबीन की गई थी, उसके द्वारा छानबीन की गई थी, तब जा कर के उसको फ्री किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक नागरिक को लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स के बगैर ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल इमरजेंसी के टाइम पर ही सस्पेंड किए जा सकते हैं, वरना उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो बिल ऑफ राइट्स, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके लेसन को अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।